दोस्तों जीएसटी में कुछ बड़े बदलाव 1 जनवरी 2025 से हो गए हैं, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप जीएसटी के इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में अच्छे से समझ पाएँ और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर भी करें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला बदलाव जो 1 जनवरी 25 से हुआ है वो है ई-वे बिल की ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। अब आपको ई-वे बिल की वेबसाइट पे यदि लॉगिन करना है तो उसके लिए OTP आपके मोबाइल पे आएगा, उसे आपको एंटर करना होगा। उसके बाद ही आप ई-वे बिल पे लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए जो टर्नओवर लिमिट है वो 20 करोड़ रुपीज़ एंड अबव के लिए भी ये इनेबल किया गया है। बाद में इसे नीचे की टर्नओवर के लिए भी इनेबल किया जाएगा जीएसटी पोर्टल के ई-वे बिल पोर्टल पे। तो इसलिए आप इंश्योर करें कि आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लें ई-वे बिल पोर्टल पे, ताकि आप ई-वे बिल पोर्टल पे लॉगिन कर पाएँ। जिन व्यक्तियों की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी उनके लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन 1 फरवरी 25 से इनेबल किया जाएगा और सभी टैक्स पेयर के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन 1 अप्रैल 25 से लागू किया जाएगा। तो आप इंश्योर करें कि ई-वे बिल पोर्टल पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर कर लें ताकि आप आसानी से ई-वे बिल को जनरेट कर पाएँ। दूसरा अहम बदलाव ई-वे बिल से रिलेटेड ही है, यानी कि अब आप ई-वे बिल को जनरेट कर पाएंगे। इसके लिए आपके पास 180 डे होंगे डॉक्यूमेंट डेट से। मान लीजिए आपकी डॉक्यूमेंट डेट 5 जुलाई 24 है, तो उस केस में आप 1 जनवरी 25 से ई-वे बिल उस डॉक्यूमेंट का जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपको ई-वे बिल बनाना है तो इनवॉइस के डेट के है जो है उसके 180 दिन के अंदर ही आपको ई-वे बिल बनाना होगा। तीसरा अहम बदलाव जो ई-वे बिल में ही है वो है अब आप ई-वे बिल को 360 दिन के अंदर ही एक्सटेंड कर पाएंगे, उसके बाद एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपको ई-वे बिल बनाते हैं 1 जनवरी 25 को, तो उसकी जो एक्सटेंशन आप आगे ले सकते हैं वो मैक्सिमम 25 दिसंबर 2025 तक ही ले पाएंगे, यानी कि 360 डेज़ के अंदर ही ई-वे बिल के जनरेट होने के उसके बीच में ही आप एक्सटेंड कर पाएंगे। उसके बाद आप ई-वे बिल को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। तो आप इंश्योर करें कि आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट हैं, उनमें ये सब अमेंडमेंट पहले ही डाल लें ताकि आपको कोई लीगल इश्यूज में ना आए। दोस्तों कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए खुशी की खबर है कि उन्हें अब जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत पे करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि वो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है वो रेंट पे लेते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले 10 अक्टूबर से बदलाव कर दिया था कि यदि आप रजिस्टर्ड पर्सन से कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है तो उस केस में रजिस्टर्ड व्यक्ति को जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे करना है। लेकिन 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को इसमें नहीं डाला जाएगा। इस प्रकार कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि वो कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। बहुत से टैक्स पेयर को ये कन्फ्यूज़न थी कि यदि उन्होंने GSTN 9 फाइल कर दिया लेकिन GSTN 9C फाइल नहीं की है तो क्या उनके ऊपर लेट फीस लगेगी। इसके लिए 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने डिसीजन दिया है कि इस केस में भी लेट फीस लगेगी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक लेट फीस नहीं लगेगी GSTN 9C को ना फाइल करने के लिए यदि व्यक्ति ने अपनी GSTN 9 फाइल कर दी है। यानी कि यदि आप अपनी जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइल कर चुके हैं लेकिन जीएसटी की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल नहीं की है GSTN 9C में, तो उस केस में लेट फी नहीं लगेगी। यदि आप ने अभी तक GSTN 9C फाइल नहीं की है तो आप 31 मार्च 2025 तक फाइल कर दीजिए, तब भी लेट फीस नहीं लगेगी। GSTN 9C फाइल करनी होती है उन टैक्स पेयर को जिनकी के एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उन्हें सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जीएसटी पोर्टल पे फाइल करनी है। तो आप इंश्योर करें कि ये आप टाइमली फाइल कर दें। दोस्तों 2025 में आपको एक और अहम बदलाव देखने को मिलेगा। अब आप GSTR 3B को तभी फाइल कर पाएंगे जब GSTR 2B आपके लिए उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी कि मंथ के ख़त्म होने के बाद 14 तारीख तक आपको GSTR 2B उपलब्ध होती है या क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 14 तारीख तक, तो उसके बाद ही अब आप GSTR 3B को फाइल कर पाएंगे। इसके लिए जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन ले लिया है क्योंकि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है। तो जैसे ही इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो प्रोविज़न है वो जीएसटी एक्ट में डाल दी जाएंगी, तो उसके बाद ये प्रोविज़न लागू कर दी जाएगी, जिसके बारे में कि हम आपको अपडेट प्रोवाइड करेंगे कि किस दिन से मैंडेटरी हो जाएगा। दोस्तों होटल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बदलाव अब किया जाएगा। होटल इंडस्ट्री में जो डिक्लेयर टैरिफ के बेस पे जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा उसे ख़त्म किया जा रहा है।
तो अब 1 अप्रैल 2025 से नया बदलाव किया जा रहा है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो होगी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन की उसके बेस पे जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। तो यदि जो एक्चुअल वैल्यू है किसी भी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 7500 रुपीज़ पर यूनिट से ज़्यादा होगी तो उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन होंगी। या तो आप 18% जीएसटी पे कर सकते हैं और इनपुट एज क्रेडिट ले सकते हैं, या फिर आपको 5% जीएसटी पे करना है और आप इनपुट एज क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। तो आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले। तो इस प्रकार फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो स्टार्ट होगा उससे पहले आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है कि आप कौन सी ऑप्शन लेना चाहेंगे। तो इसलिए आप वर्किंग पहले ही करके अपने पास रखें कि आपको कौन सी ऑप्शन के अंदर जाना है, कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल है, किस में आपका ज़्यादा फ़ायदा है। इनपुट एज क्रेडिट लेने वाली ऑप्शन ज़्यादा फ़ायदेमंद है या बिना इनपुट एज क्रेडिट लेने वाली ऑप्शन ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप पहले ही वर्किंग करके रख लें और जितने भी आपके क्लाइंट हैं होटल इंडस्ट्री में उन्हें ये न्यूज़ पहले ही दे दें कि वो वर्किंग करके रखें ताकि आप सही डिसीज़न टाइमली ले सकें। दोस्तों अब आपको जीएसटी में कुछ नई रजिस्ट्रेशन भी लेनी होगी, यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो केस है वो मैंडेटरी किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। तो आपके जितने भी क्लाइंट हैं उन्हें आपको ये इन्फॉर्म करना है कि यदि वो अपनी ब्रांचेस को कोई सर्विस देते हैं तो उस केस में अब आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूट के थ्रू ही इनपुट एज क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्रांचेस को। आप क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म के द्वारा इनपुट एज क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में। तो इसके लिए आप पहले ही तैयारी कर लें और अपने क्लाइंट को पहले इन्फॉर्म कर दें। इसके अलावा जो रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म है वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में मैंडेटरी किया गया है 1 अप्रैल 25 से। तो इसके बारे में भी आप अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दें कि इस केस में भी अब उन्हें जीएसटी पे करना है और उसके बाद उसका इनपुट एज क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। दोस्तों जीएसटी 3B से रिलेटेड भी बड़ा बदलाव किया जाएगा जीएसटी पोर्टल पे, यानी कि आज के टाइम में जो आपकी वैल्यूज़ ऑटो पॉपुलेट होती हैं आउटपुट टैक्स की जीएसटी 1 से या जीएसटी 1A से आपकी टैक्स लायबिलिटी जीएसटी 3B में चली जाती है, जिसे कि आप अमेंड कर सकते हैं जब आप जीएसटी 3B फाइल करते हैं। लेकिन जीएसटी पोर्टल के द्वारा कहा गया था कि जनवरी 25 से ये वैल्यू ऑटो पॉपुलेट तो होंगी जीएसटी 3B में, लेकिन आप इसे अमेंड नहीं कर पाएंगे। यदि आपको कोई अमेंडमेंट करनी है तो आप जीएसटी 1 के जरिए करेंगे या फिर 1A के जरिए करेंगे, लेकिन जीएसटी 3B में आप अपनी टैक्स लायबिलिटी या फिर टैक्सेबल वैल्यू जो है उसे अमेंड नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार जो इनपुट एज क्रेडिट जीएसटी 3B में ऑटो पॉपुलेट होता है उसे भी ब्लॉक किया जाएगा, आप उसे अमेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये अभी स्टार्ट नहीं किया जाएगा, जैसे ही इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम मैंडेटरी किया जाएगा उसके बाद ही ये जो चेंज है इनपुट एज क्रेडिट से रिलेटेड वो लागू किया जाएगा। यानी कि सिर्फ अभी आज की डेट में जो टैक्स लायबिलिटी है उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट है वो आप नहीं कर पाएंगे जीएसटी 3B में। दोस्तों एक और बहुत बड़ा बदलाव जो कि 2025 में किया जाएगा जीएसटी पोर्टल पे वो है जो जीएसटी रिटर्न की ड्यू डेट है उसके ख़त्म होने के बाद 3 साल के अंदर ही आप जीएसटी की रिटर्न फाइल कर पाएंगे। उसके बाद आप कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, जैसे कि जीएसटी 1 की रिटर्न, जीएसटी 3B की रिटर्न, जीएसटी 4, जीएसटी 5, जीएसटी 5A, जीएसटी 7, जीएसटी 8 या फिर जीएसटी 9। तो दोस्तों मान लीजिए नवंबर 2021 की आपको जीएसटी 3B फाइल करनी थी, तो इसके लिए लास्ट डेट हुई 20 दिसंबर 2021। तो उसके 3 साल जो एक्सपायर हो रहे हैं वो 20 दिसंबर 2024 को एक्सपायर हो रही है। तो उसके बाद अब आप उस पीरियड की जीएसटी 3B को फाइल नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार के रूल जीएसटी 1 के लिए भी अप्लाई होंगे या फिर जीएसटी 7 जो कि गवर्नमेंट के केस में फाइल की जाती है टीडीएस काटने के लिए, या फिर जीएसटी 8 के लिए जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में फाइल की जाती है, जीएसटी 4 जो कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के केस में फाइल की जाती है, जीएसटी 9 एनुअल रिटर्न। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने पिछले सालों की जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप टाइमली फाइल कर दें, क्योंकि 3 साल के बाद तो आप कोई रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति जीएसटी के रजिस्ट्रेशन ले लेता है तो उसके 30 दिन के अंदर उसे अपना बैंक अकाउंट जीएसटी पोर्टल पे अपडेट करना होता है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा, जैसे कि जीएसटी 1, जीएसटी 3B। तो आप इंश्योर करें कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने के 30 दिन के अंदर आप अपना बैंक अकाउंट जरूर अपडेट कर दें जीएसटी पोर्टल पे, जिसे कि जीएसटी पोर्टल के द्वारा वैलिडेट किया जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CS सतबीर सिंह को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करें, कृपया लाइक करें और शेयर करें।
जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी नोटिस एक्स्ट्रा,